नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो इसमें प्रश्न संग्रहित किए गए हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और यह जो है इसका अंतिम वीडियो है पार्ट 3, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह या संकलन किया गया है। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इन्हीं प्रश्नों के साथ साथ इसे पूरा डिटेल्स के साथ कवर किया जाता है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित भाग 3 को, जो कि हम देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है दोस्तों कि पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है। इसका पहला जो प्रश्न है कि पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात अशोक वर्धन। पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है, अशोक वर्धन। आइए अशोक से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दूरदृष्टि को देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें पहला फैक्ट हम देखेंगे, ये है कि अशोक का जो 13वां अभिलेख है, कौन सा 13वां अभिलेख, इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है। इसमें जो है कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। यह प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा गया है कि 13वें अभिलेख में किस युद्ध की जानकारी मिलती है, या कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है। तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है 13वें अभिलेख में। अच्छा, एक अभिलेख है शहबाजगढ़ी अभिलेख। कौन सा, शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी अभिलेख पता है कहाँ है। यह जो है पाकिस्तान, आधुनिक जो पाकिस्तान है, वह पाकिस्तान के जिले, जो पेशावर जिला है, वहां इस समय जो है यह शहबाजगढ़ी जो आपका अभिलेख है, शहबाजगढ़ी अभिलेख, वह पाकिस्तान के जिला पेशावर में स्थित है वर्तमान में। और एक अभिलेख और बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, प्रश्न पूछा जाता है, धौली अभिलेख। धौली अभिलेख कहाँ पे है। तो धौली जो अभिलेख है दोस्तों, यह जो है ओडिशा के पुरी में है। कहाँ पे, ओडिशा के पुरी में यह धौली अभिलेख स्थित है। तो ये सारे इससे संबंधित फैक्ट हैं। तो पुराणों में जो सम्राट अशोक का नाम मिलता है, वह किस नाम से जाना जाता है, तो अशोक वर्धन के नाम से। और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है वह कहाँ पे स्थित है, तो उसकी अवस्थिति वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। धौली अभिलेख कहाँ पे है, तो धौली अभिलेख आपका ओडिशा के पुरी में है। पुरी में ही जगन्नाथ यात्रा निकलती है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप वंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दीप वंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात दीप वंश में सम्राट अशोक को करमौली के नाम से जाना गया है। किससे, करमौली के नाम से जाना गया है दीप वंश में। यह जो है करमौली के नाम से जाना गया है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न या फैक्ट देख लेते हैं, जो कि अशोक से ही संबंधित है। एक प्रश्न ये बनता है कि टोपरा अभिलेख और जो है आपका मेरठ स्तंभ लेख, यह जो है किस सुल्तान ने अपने शासन काल में दिल्ली ले आया था। तो यह जो है इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब इसने क्या किया था, यह जो है 14वीं सदी, कौन सी, 14वीं सदी में यह इसने क्या किया। एक तो था कौन सा, मेरठ का अभिलेख, मेरठ अभिलेख, और दूसरा क्या था आपको बताया गया, टोपरा, टोपरा स्तंभ लेख। यह दोनों जो है किसने, ये दोनों स्तंभ लेख जो है, यह टोपरा स्तंभ लेख है कहाँ पे, वैसे था कहाँ पे, तो यह जो है हरियाणा, हरियाणा का एक स्थान है। यह टोपरा हरियाणा का स्थान है। और इन दोनों अभिलेखों को क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर के आया। कहाँ लेकर के आया, दिल्ली लेकर के आया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी में अशोक के 2 स्तंभ लेख, जिसमें एक है मेरठ स्तंभ लेख, दूसरा है टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा कहाँ है, हरियाणा में। इन दोनों स्तंभ लेखों को दिल्ली
लेकर के आया। और दीपवंश में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को करमौली के नाम से जाना जाता है। दीप वंश में करमौली के नाम से जाना जाता है सम्राट अशोक को दीप वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही है। 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, पता है ये किसने पढ़ा था? तो यह जो है किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कैसे पढ़ा था अब बताइए। यह क्या था जेम्स प्रिंसेप? यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में पता है क्या था? टकसाल अधिकारी था। क्या था? टकसाल अधिकारी। कौन? यह जेम्स प्रिंसेप टकसाल अधिकारी था। यह जेम्स प्रिंसेप क्या था? टकसाल अधिकारी था। और उसने क्या किया? उसने सिक्के और शिलालेख जो पढ़े उसमें जो है उसने क्या किया? ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि को उसने पढ़ा। कब? 1837 में इसको पढ़ा। और इन सिक्कों पर उसने अधिकांशतः पता है क्या पाया? जो सिक्के इसने पढ़े थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, क्योंकि टकसाल अधिकारी था, इसने क्या पाया? सिक्कों पर लिखे हुआ एक राजा का उल्लेख पाया। राजा का उल्लेख किस नाम से पाया? प्रियदर्शी। किस नाम से? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो है इसने उल्लेख पाया कि प्रियदर्शी कौन है भाई? तो प्रियदर्शी माने प्रियदर्शी माने दिखने में, जो दिखने में प्रिय हो, जो दिखने में सुंदर हो। यह नाम किसका बताया गया? सम्राट अशोक का। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा, क्योंकि वह टकसाल अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसने अधिकांश सिक्कों में पाया, उस पर जो लिखा हुआ था वह यह था, प्रियदर्शी का उल्लेख था। एक राजा के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से एक राजा को जाना गया, जिसका अर्थ था कि सुंदर चेहरे वाला, सुंदर मुख वाला। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है ना। कलिंग को वर्तमान ओडिशा कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, 261 ईसा पूर्व। यानी कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो समय था वह 261 ईसा पूर्व था। कितना? 261 ईसा पूर्व था। अच्छा एक बात बताइए, जब इसने जो है देखा कि कलिंग के युद्ध में बहुत ज्यादा जनसंहार हुआ है, तो उसके मन में शांति की भावना आने लगी, उसके मन में ग्लानि होने लगी। उसने क्या किया पता है? उसने पता है क्या किया? इसने ऐसा किया कि मतलब यह जो है अपने प्रजा से सीधे संवाद करने लगा, शांति की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ाने लगा बातों को। मतलब अपने जो दूत थे वह देश विदेश में भेजने लगा, जिसे हम धम्म महामात्र कहते हैं। और इसमें जो है उसने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया। इस तरह से इसने किया। तो अब अशोक ने क्या किया? अशोक एक ऐसा पहला राजा था। अशोक क्या था? अशोक दोस्तों ऐसा पहला राजा था जिसने क्या किया? जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से क्या किया? अशोक ने पता है इसने जो है अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपनी प्रजा से संबोधित किया, सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। कैसे? अपने अभिलेखों के माध्यम से उसने सीधे अपनी प्रजा से संवाद स्थापित किया। आप लोग जानते होंगे कितने इसके अभिलेख, कितने शिलालेख इसके हैं अशोक के। और एक चीज और, इसने तो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधे अपने प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है अशोक के जो नाम का उल्लेख है दोस्तों वह पता है कहाँ मिलता है? केवल प्रथम केवल प्रथम केवल प्रथम लघु शिलालेख में, प्रथम लघु शिलालेख में इस अशोक का नाम मिलता है। शिलालेख में इस अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम कहाँ मिलता है? केवल प्रथम लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में।
और कलिंग को ही वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्थात तोसली। तोसली जो है सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी। अब कलिंग पे इसने आक्रमण तो कर दिया सम्राट अशोक ने। अब आक्रमण जब कर दिया तो इसको क्या हुआ, इसके मन में बहुत ज्यादा ग्लानि, इतनी ज्यादा जन धन की हानि हुई कि इसका मन जो है ग्लानि से भर गया। तो इसने क्या किया, इसने जो है शांति की नीति अपनाने लगा। शांति की नीति क्या किया, शांति की नीति को अपनाने लगा। शांति की नीति इसने अपनाने लगा, कौन, अशोक ने। और इसने क्या किया, इसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। क्या किया, बौद्ध धर्म को क्या किया, ग्रहण किया। बौद्ध धर्म को इसने सम्राट अशोक ने ग्रहण किया। और इसी ने ही क्या किया, इसी के शासनकाल में ही अशोक के शासनकाल में ही क्या हुआ कि तीसरे बौद्धों की तीसरा सम्मेलन था, यानी बौद्ध संगीत थी, कौन सी, बौद्ध संगीत तीसरी बौद्ध संगीत तीसरी का आयोजन हुआ। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कलिंग के युद्ध में जनसंहार को देखते हुए शांति की नीति अपनाई, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक के समय में ही बौद्ध संगीति जो तीसरी हुई थी का आयोजन किया गया। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। देखिए क्वेश्चन आ गया, किसने जो है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। किसने, उपगुप्त ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए कुछ और देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, अशोक ने समाज में धर्म के प्रचार के लिए, अशोक ने क्या किया, समाज में धर्म प्रचार हेतु किसे नियुक्त किया, धर्म महामात्र। क्या, धर्म महामात्र, इसका जो है इनको नियुक्त किया धर्म के प्रचार हेतु। क्या किया, धर्म महामात्र की नियुक्ति की अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु। अच्छा, अशोक के शासनकाल में या मौर्य शासनकाल में न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता है, कहा जाता था राजुक। क्या कहा जाता था, राजुक। अब राजुक क्या करता था, दंड भी देता था और क्या करता था, पुरस्कार भी देता था। क्या, दंड और पुरस्कार यह राजुक दोनों देता था, यह न्यायिक अधिकारी था। मौर्य शासन काल में दोस्तों क्या होता था, मौर्य शासन काल का जो शीर्षस्थ अधिकारी था, शीर्षस्थ अधिकारी था, उसे क्या कहा जाता था, उसे तीर्थ कहा जाता था। क्या, उसे जो है तीर्थ कहा जाता था। मौर्य को शासन काल में जो शीर्षस्थ अधिकारी था उसे तीर्थ कहा जाता था। अच्छा, आप लोग को पता है क्या एक चीज, आप लोग को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मौर्य साम्राज्य जो था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, उसमें 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कब, मौर्य साम्राज्य में। एक एक करके हम देख लेते हैं वो कौन से थे। अब राजधानी मौर्यों की क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो एक हो ही गया। अब और चार अन्य कौन से थे, 4 अन्य हम देख लेते हैं कौन से थे। तो जो 4 अन्य है दोस्तों, उसमें पहला तक्षशिला। कौन सा, तक्षशिला, ये राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। और दूसरा क्या हम जानते हैं, उज्जैनी। कौन सा, उज्जैनी, यह जो दूसरा था। अब तीसरा कौन है दोस्तों, तीसरा कौन सा था, तोसली। अशोक के समय में यही तो राजधानी थी ना, तोसली। और चौथा कौन सा था दोस्तों, सुवर्णगिरी। कौन सा, सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी माने सोने का पहाड़। यह कहाँ पे है, कर्नाटक, कर्नाटक। तो ये जो है 5 जो है प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य काल में। कौन से, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी कर्नाटक में है, जो कि सोने के पहाड़ से इसका अर्थ लिया जाता है। तो किसने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, तो यह जो है उपगुप्त था, जिसने जो है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है कि वे अभिलेख जो गुफाओं पर उत्कीर्ण है वे क्या कहलाते हैं। वे अभिलेख जो गुफाओं पे उत्कीर्ण है वो क्या कहलाते हैं, जरा बताइए। गुफा लेख कहलाते हैं क्या, गुफा लेख कहलाते हैं, नहीं, गलत, गुहा लेख कहलाते हैं।
ये इसका सही, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि लेख जो है, जो गुफाओं पे, वे अभिलेख जो गुफाओं पे उत्कीर्ण है वो क्या कहलाते हैं, गुहा लेख, ना कि गुफा लेख। ये इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, मौर्य शासन काल में जो सिक्का चलता था, एक पड़ पड़ का सिक्का चलता था, पड़ नामक, या किसका होता था, सोने का कि चांदी का, या जो है चांदी का सिक्का होता था, किसका, चांदी का सिक्का होता था या पड़, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा एक चीज बताइए, मौर्य काल में जो कर का सर्वोच्च, जो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे पता है, समाहर्ता। किस नाम से, समाहर्ता जो है वह कर निर्धारण, निर्धारण का क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी, क्या सर्वोच्च अधिकारी होता था, या जो है समाहर्ता सर्वोच्च अधिकारी होता था कर निर्धारण का, पर चांदी के सिक्के को का कहा जाता था। अच्छा एक चीज और बताइए, सन्निधाता, एक आता है इसमें सन्निधाता, सन्निधाता, अब इसे किस नाम, यह जो है किसका अधिकारी था, तो यह जो है राजकीय कोषागार, कौन सा, राजकीय कोषागार, और एक और था, बता सकते हैं, हम बताते हैं, एक था भंडार, भंडार गृह। यह जो है सन्निधाता राजकीय कोषागार प्लस भंडार गृह का अधिकारी या संरक्षक होता था। तो पर चांदी का सिक्का था, समाहर्ता जो है कर निर्धारण का मौर्यकाल में सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता क्या होता था, तो सन्निधाता दोस्तों राजकीय कोषागार का संरक्षक, इसके साथ ही भंडार गृह का संरक्षक होता था। और वे अभिलेख जो गुफाओं पे उत्कीर्ण है वो क्या कहलाते हैं, वे जो है गुहा लेख कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक जो था, सम्राट अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक न होकर के आर्थिक था, क्या था, प्रशासनिक न होकर के आर्थिक था, इसका बता सकते हैं इसका जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात रुमिनदेई। रुमिनदेई जो है क्या था, रुमिनदेई जो है सम्राट अशोक के जो है प्रशासनिक ना होकर के आर्थिक अभिलेख था रुमिनदेई। ये प्रश्न पूछा गया है, ये इससे संबंधित प्रश्न है। अच्छा जो इनका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, उसमें 18 तीर्थों यानी अधिकारियों का वर्णन किया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण अभी हमने आपको बता दिया था। सन्निधाता क्या बताया था, जरा बताइए, सन्निधाता क्या था, सन्निधाता, धाता क्या था, सन्निधाता क्या था, बता सकते हैं, सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषागार, और क्या, एक एक जो है भंडार गृह, भंडार गृह का संरक्षक था। अब समाहर्ता क्या था, समाहर्ता क्या बताया था अभी को, समाहर्ता जो है क्या था, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, कर निर्धारण का क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था, समझ गए। पर क्या होता था, चांदी का सिक्का होता था। दौवारिक एक होता था, दौवारिक, क्या, दौवारिक, दौवारिक क्या होता था, यह जो है महल परिचारकों का प्रमुख, महल के जो, महल में जो काम करने वाले थे उनके परिचारकों का, परिचारकों का ये प्रमुख होता था, परिचारकों का प्रमुख कौन, दौवारिक, परिचार, महल परिचारकों का ये प्रमुख होता था। दौवारिक क्या होता था, महल परिचारकों का ये प्रमुख होता था, दौवारिक। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई, तो सम्राट अशोक की मृत्यु जो है कब हुई, बता सकते हैं आप लोग, 232 ईसा पूर्व, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी क्या है, इसका सही जवाब है, क्या है, 232 ईसा पूर्व। कब, 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। अब क्या हुआ, इसकी हत्या किसने की, इसकी हत्या जो है पता है किसने की, हत्या, हत्या इसकी किसने की, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने की, शुंग। और हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ की हत्या की, उसके बाद उसने क्या किया, शुंग वंश, कौन सा, शुंग वंश की स्थापना, की स्थापना की गई, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, शुंग वंश की। तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग था। ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों एक बात और,
अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से लगता है कि आपकी एग्जाम के लिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बार बार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।